Hello, my beautiful learners. So today we will start a new topic of national unity, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय एकता। ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा CGABO जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पेपर 2 का जो फर्स्ट यूनिट है क्या है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस ये है और इसमें हम यहाँ राष्ट्रीय एकता इस पोर्शन पर हैं। तो ये इंग्लिश का भी अटैच किया हुआ है। तो ये आज हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिया था उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपके लिए, सेकुलर स्टेट का क्या मीनिंग है। उसमें हमने पूरा आपको डिस्क्राइब किया था कि डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेज़ ऑफ, मतलब क्या-क्या धर्म और स्टेट के बीच का क्या रिलेशन है, ये हमने आपको बताया था। तो जैसे कि कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सेकुलर स्टेट उसे कहते हैं। तो सेकुलर स्टेट का मीनिंग क्या होता है? स्टेट हैज़ अ रिलीजन। सेकंड, द स्टेट इज़ इम्पार्टली इन अ मैटर ऑफ रिलीजन। थर्ड, द स्टेट इज़ अगेंस्ट रिलीजन। और द फोर्थ इज़ द स्टेट इज़ इररिलीजियस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, राज्य धर्म के मामले में निष्पक्ष है। मतलब यहाँ राज्य अलग काम करता है और धर्म अलग काम करता है, दोनों आपस में इंटरवेन नहीं करते हैं। तो ये होता है हमारा, जैसे भारत है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वन। तो अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, नेशनल यूनिटी या राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता क्या है? नेशन में, मतलब हर एक नेशन में, हर एक कंट्री में, नेशन में एक यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो नेशनल यूनिटी इज़ नॉट अ बिग डील। वो क्योंकि देखा जाए हर चीज़ें उनके आसपास सब सिमिलर ही हैं। लेकिन अगर यही नेशनल यूनिटी की बात करते हैं इंडिया के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी है ही, जैसे आप इसकी इमेज ही देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं, तो उन सभी लोगों में यूनिटी बना के रखना बहुत मुश्किल है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि फॉरेन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ही रिलीजन पूरी कंट्री में है, या आप कह सकते हैं पूरा हिंदू, जैसे नेपाल है, पूरा हिंदू राज्य ही है, तो वहाँ पूरे जितने भी रिलीजन होंगे हिंदू रिलीजन के होंगे। दूसरी आप कंट्रीज़ देख सकते हैं, वहाँ क्रिश्चियन होंगे या फिर मुस्लिम्स होंगे। लेकिन सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर रिलीजन, मतलब आप ये कह सकते हैं पूरे विश्व में जितने रिलीजन होंगे वो सारे रिलीजन के लोग आपको भारत में मिल जाएंगे। तो यहाँ डाइवर्सिटी तो है ही, उस डाइवर्सिटी में एकता या यूनिटी कैसे लाना है। अब डाइवर्सिटी डिफरेंट सेंस पर हो सकती है। पहला तो आपको समझ में आया कि रिलीजन बेस पर, लैंग्वेज बेस पर भी तो है। लैंग्वेज बेस पर कैसे है? हर एक स्टेट में आप जाएंगे वहाँ बस रिलीजन बहुत डिफ़र करता है। जैसे अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं तो यहाँ की लैंग्वेज अलग है, लेकिन चलिए यहाँ के लोग हिंदी समझ लेते हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझ पाते। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेज होने के बावजूद भी यूनिटी बनाकर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, या बहुत क्रूशियल है ना, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो इंडिया के लिए ये बेस्ट लाइन सूट करती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो है लेकिन उसमें यूनिटी बना के रखी है इंडिया ने, या अनेकता में एकता, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम एकता कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। या कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ऐसी रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है उनको वो एंड कर देता है। कैसे? डाइवर्सिटी होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे हो रहा है? कि जो माइनॉरिटीज़ पर माइनॉरिटीज़ को उतनी प्रायोरिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो वहाँ पर, और जैसे कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इन सब का सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो ये आपको समझ में आया होगा नेशनल यूनिटी है क्या। अब हम लोग देखते हैं इस नेशनल यूनिटी के
कुछ चैलेंजेस हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी नेशन की जो यूनिटी है उसको कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इससे। एक-एक पॉइंट्स देखते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट है कम्युनलिज़्म, मतलब सांप्रदायिकता। ये जो सांप्रदायिकता मतलब आप कह सकते हैं कि धर्म, तो यहाँ पर भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है? तो लोग जब अपने नेशन को, मतलब अपने आप को वो भारतीय ना कहकर वो अपने धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम? हमारा जो नेशनल यूनिटी है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, जब हम आज़ाद नहीं थे, तब अगर बात करते तो ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ एकता बहुत ज़्यादा है। मतलब वो कितने भी डिफ़रेंट रिलीजन के लोग हों, लेकिन सब साथ ही रहते हैं। उस वक़्त उन्होंने इस प्रॉब्लम, मतलब इस चीज़ को समझा, और आप अगर नोटिस किए होंगे, ये जो ब्रिटिशर्स थे, वे ये सब क्या काम किए थे, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाए थे। डिवाइड एंड रूल में क्या हुआ था, उन्होंने ये बस सोचा कि यहाँ धर्म बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी वहाँ पर उन्होंने निर्वाचन करवाए थे, इलेक्शंस करवाए थे, और जितने भी इलेक्शंस करवाए थे वो भी धर्म संप्रदाय, तो सांप्रदायिक जो आप कह सकते हैं निर्वाचन व्यवस्था उन्होंने स्थापित की थी। मतलब जिस धर्म का है वो, जिस रिलीजन का है वो, उसी धर्म को या उसी रिलीजन के लोगों को ही वोट दे सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि उन सभी को ये फ़ील होने लगा कि हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं। तो वहाँ पास कहीं न कहीं उन लोग भारत, जो सब लोग पहले यूनिटी थी, उस यूनिटी को वो कहीं न कहीं टूटी, और उसके बाद से क्या हुआ कि सब लोग अब अपने-अपने धर्म को भी इम्पोर्टेंस देने लगे। है ना? तो यही चीज़ है। अब क्या, अब आज हम वही देख रहे हैं, अब अभी अभी भी हम लोग धर्म में ही लड़े रहते हैं, और फिर बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सारी डेवलप होती जा रही है, और हमारे यहाँ जब आए दिन आप न्यूज़ देखते होंगे, उस सब में यही सारे टॉपिक्स रहते हैं धर्म से रिलेटेड। तो कहीं न कहीं ये हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको कहीं न कहीं भंग करता है। नेक्स्ट है हमारा जातिवाद या कास्टिज़्म। अब ये किससे रिलेटेड है? इसको अगर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए, धर्म तक होना ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उस धर्म के अंदर, हर एक धर्म के अंदर अलग-अलग जातियाँ आ गई हैं। तो वो जो जाति है, कहीं न कहीं अगर हम इसका एक टॉपिक दे सकते हैं, तो ये कैसे हमारे यूनिटी को कैसे डिस्ट्रॉय करती है या रोकती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ रिज़र्वेशन आया है, रिज़र्वेशन होना ठीक है, लेकिन कभी-कभी आप देखते होंगे हमारे ही लोग, जो हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, जो वो कहते हैं कि उनको रिज़र्वेशन मिला मिला लेकिन आपको नहीं मिला। तो वो उनको ऐसा एग्रेसिवली उनको ये बताते हैं कि आप भी अगर आंदोलन करेंगे, आप भी अगर धरना देंगे, तो आपको भी रिज़र्वेशन मिल सकता है। तो कहीं न कहीं हमारी जो स्मूथ रनिंग जो चल रही थी उसको वो रुकवाते हैं कोई धरना या किसी वजह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी राष्ट्रीय एकता को रोकती हैं, होती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे, अगर हम लोग इलेक्शंस की बात करते हैं, तो इलेक्शंस भी जनरली यही देखा जाता है कि वहाँ पर भी लोग जाति को ज़्यादा ही प्रेफ़रेंस देते हैं, कि मतलब वो हमारी जाति का तो हम उसको ही वोट देंगे। वहाँ पर लोग कैपेबिलिटी नहीं देखते हैं। तो पुराने लोग तो ऐसे ही करते थे। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये कहीं न कहीं हम राष्ट्र के ऊपर जाति या धर्म को देखने लगते हैं, जो कि एक एक्चुअल में प्रॉब्लम है हमारी नेशन की यूनिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनलिज्म, मतलब क्षेत्रवाद। तो रीजन बेस्ड है। रीजन बेस्ड कैसे कह सकते हैं हम, कि हर एक रीजन में हम, मतलब एक प्रॉपर रीजन, मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेट वाइज़ या एक प्रॉपर रीजन, कोई एक प्रॉपर लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो उस रीजन में दूसरे लोगों को आने नहीं देते। जैसे अगर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र लोग, अब ये हमने लाइन सुनी है कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, या गुजरात गुजरातियों के लिए है, सुना है हमने। तो वहाँ पर अगर दूसरी स्टेट वाले अगर जाते हैं, तो वो उसमें उनको
पीछे कर देते हैं, किसी भी सेंस में उनको प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं, उनको भगाते हैं अपने स्टेट से या अपने रीजन से बोलना चाहिए, स्टेट नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टेट वाइज हम नहीं कह सकते, वो रीजन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको कहीं न कहीं भंग करती है। और कायदे से देखा जाए तो ये चीज़ तो गलत हुई ना, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ही जब ये लिखा है कि कोई भी मनुष्य कहीं भी रहकर भारत के कोई भी जगह जा कर के रह सकता है और स्वतंत्रता है उसको वहाँ जा कर के रहने की कहीं भी। तो ये आपको मीनिंग क्लियर हो रही होगी कि ये हमारे भारत की एकता को कैसे भंग करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिंग्विज्म मतलब भाषावाद। अब ये भाषावाद का मतलब ये हुआ कि लोग जब अपनी भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं देश के सामने, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आपको बहुत पहले का पता होगा कि हमारे जब भारत में जो स्टेट्स बन रहे थे, तब लोग ये बात रखे थे कि भाषा के आधार पर ही हमारे राज्यों का या स्टेट का डिवीज़न होना चाहिए, है ना? तो उस वक़्त ये पहला भाषाई आधार पर जो स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश। तो आपको याद होगा आंध्र प्रदेश भी कैसे बना था, मतलब वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर स्टेट चाहिए। लेकिन उस आंदोलन के मतलब उस आंदोलन में ही किसी पर्सन की डेथ हो गई थी, जिनका नाम था रामलू पोट्टी, उनका नाम था और वो उनकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद क्या हुआ, जितने भी मतलब वहाँ पर सब कह सकते हैं लोग और आंदोलन करने लगे और उस आधार पर पहली बार हमारा जो राज्य है, मतलब पहली बार पहला राज्य ऐसा बना जो कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बेस्ड था। ठीक है, तो ये आप लोग को मीनिंग क्लियर हुई। लेकिन उसके बाद जितने भी आपके आसपास के जितने राज्य थे वो सब ये आंदोलन करने लगे कि हम भी आंदोलन करेंगे, तो हमारा भी ये बात सुनी जाएगी और हमारा राज्य को भी भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये राष्ट्र की एकता पर अलग से उसको भंग कर ही रहा है कि भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी लोग दे रहे हैं कि हम भाषा के आधार पर राज्य को डिवाइड करेंगे। तो मीनिंग क्लियर हो रही होगी आप लोग को कि कैसे हम ये राष्ट्र की एकता के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखते हैं, टेररिज्म मतलब आतंक। आतंक कैसे, देखिए इसके बेस्ड तो अभी रिसेंट में आप बहुत देख रहे होंगे कि कोई भी जैसे अगर कोई फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में अगर कुछ भी आतंकी एक्टिविटीज़ अगर ऐसे हो जाती हैं, टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे हमारे धर्म में ये आज फेस्टिवल है तो दूसरे धर्म वालों ने ये किया होगा। तो कहीं न कहीं ये जो टेररिज्म जो टेररिस्ट वाले जो अटैक्स रहते हैं, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, वो भी हमारे राष्ट्र की एकता को भंग करती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स मतलब गंदी राजनीति। देखिए राजनीति के बारे में अगर कहें तो ठीक है, राजनीति तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो कि हमारे मतलब कहीं न कहीं एकता को क्रिएट कर रही हैं, यूनिटी बना के रखी हैं। लेकिन उन्हीं में से ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल सिचुएशंस को बिल्कुल ही अपने एक स्टेटमेंट से पूरी सिचुएशन को ही चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप इसका रीसेंट एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं नुपुर शर्मा का। तो उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स दिया जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हम मतलब अपनी, और आप इसका दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ अच्छा काम कर रही है, तो दूसरी पार्टी उसको कभी एप्रिशिएट नहीं करते, उसमें हमेशा खामियाँ ही निकालते हैं। तो कभी भी अगर ऐसी कोई चीज़ रहती है तो उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे एक राष्ट्र की एकता को ही बनाएँगे। नई एकता मतलब राष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए ही कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो होप ये आप लोग को समझ में आएगा कैसे ये चैलेंजेस हैं, और ये जितनी भी चैलेंजेस हमने अभी डिस्कस किए, ये एक हमारी राष्ट्र की एकता को भंग करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं हाउ टू गेट नेशनल यूनिटी। अच्छा, अभी तक हमने वो सारे चैलेंजेस देख लिए, लेकिन अब हम लोग वो नेशन की जो यूनिटी है उसको कैसे पा सकते हैं। तो ऐसी वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम लोग अपनी एकता को, जो हमारे पूरे भारत की एकता को बनाए रखें। तो इसमें आप कुछ 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं
सिविल सोसाइटी मतलब हमारी जो सोसाइटी है इतनी ऐसी मतलब कनेक्टेड सोसाइटी होनी चाहिए और इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। सारे जितने भी सोसाइटी के पीपल्स हैं वो सब आपस में ही इतने अवेयर हों, उनको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही उनके आसपास। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जैसे कि अगर हम लोग ही हैं, हम लोग को लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती हैं या आपको ऐसा कहती हैं कि हम आपके लिए ये चीज़ फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, तो हम लोग सोचते हैं कि वो हमारा भला चाहती हैं, तो हम उनको वोट दे देते हैं। लेकिन नहीं, हमें ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें है सिविल सोसाइटी अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कभी भी अगर वो हमें कोई चीज़ फ्री में दे रही है तो कहीं न कहीं से वो उसको अरेंज करेगी और वो लोन भारत के लिए वो कहीं न कहीं लोन को और बढ़ा रही है। वो जब हमसे पैसे नहीं ले रही तो कहीं न कहीं से वो उसको अरेंज करेगी। तो कभी भी हम लोग को फ्री की तरफ नहीं भागना है, हम लोगों को क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए। इसका आप फ़ॉरेन में इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल देख ही सकते हैं कि वहाँ बस ये बहुत वहाँ पर लोग इस चीज़ के एकदम खिलाफ़ रहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको कोई भी फ्री में अगर प्रोडक्ट्स देती है तो उसको तो उन लोग पार्टी बन उनको कभी जीतने ही नहीं देंगे, बल्कि दूसरी पार्टी जो इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही नहीं अवेयर रहेंगे तो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हमें ऐसे ही इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती रहेंगी। तो होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम लोग राष्ट्रीय एकता वापस पा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो कैसे हमें राष्ट्र की एकता प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि पहला एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय एकता परिषद, NIC। इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, ये जो आप राष्ट्रीय एकता परिषद की बात कर रहे हैं, ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पढ़ना है। क्यों नेशनल, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1961 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो आप मतलब ये पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो हमारा केंद्र सरकार है उसके द्वारा। अच्छा, इसके जो चेयरपर्सन है वो भी पूछ सकते हैं। तो चेयरमैन कौन होंगे, जो भी उस प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे वही NIC के चेयरमैन कहलाएंगे। तो होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक और एजेंसी हम लोग पढ़ लेते हैं, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, NFCH। अब इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन। तो इसका अगर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे तो ये 1992 है। और आपका नेशनल मतलब राष्ट्रीय एकता परिषद का कब की आपकी इस्टेब्लिशमेंट थी, 1961। और इसमें NFCH की कब की इस्टेब्लिशमेंट डेट है, 1992। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यह राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। अच्छा, ये सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन जो हमने इससे पहले पढ़ा NIC वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोनों में से। ये अगर हम लोग देखते हैं तो नेशनल यूनिटी डे, तो यहाँ अभी हम लोग देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, 31 अक्टूबर। तो एवरी ईयर 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर ये इस ओकेजन पर ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये हमारी इसका रिप्रेजेंट करती है कि राष्ट्रीय एकता की यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको डिनोट करती है, तो ये जो हमने यहाँ पिक्चर लगी है आप उसको देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये स्टैच्यू है और ये रिप्रेजेंट करती है हमारे यूनिटी को। ठीक है, तो होप ये आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर इसका करेक्ट आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे क्वेश्चन का, लेकिन आप क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ये है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल दैट वाज
कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010। अच्छा, 2010 में जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल मतलब NIC का चेयरमैन कौन है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चेयरमैन कौन रहता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसका आंसर जो भी होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो होप ये आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।